तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 दिया है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, जिसका का है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। जो हमें ज्ञात करना है उसे ही हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक कौन से आएंगे, एक x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। यही होगा ना विषम धन पूर्णांक। अगर आप x बराबर 1 लें विषम संख्या, तो 1 धन 2, दूसरी क्या आ जाएगी 3। अगर यहाँ पे आप विषम संख्या कोई 3 लेते हैं तो 3 धन 2 बराबर 5 है ना, ये विषम धन पूर्णांक है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा है कि जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 290 है। तो पहली संख्या क्या है, x, इसका वर्ग और उसका योगफल, दूसरी कौन है, x + 2 इसका वर्ग बराबर कितने को हो रहा है, 290 का। ये हमारा समीकरण बन गया प्रश्न के हिसाब से। अब इसके हम हल कर लेंगे। देखो ये हो जाएगा x²। अब ये x + 2 इसको हम हल करेंगे किसके, a+, ये फार्मूला होता है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। इस पे हम हल कर लेंगे इसको। तो a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 2। तो ये देखो हो जाएगा x² + 2 गुणे a की जगह पे x और b की जगह पे 2 + 2 का स्क्वायर, ये हो गया बराबर कितने के, 290। ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा x² प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये है x² और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4x और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4 बराबर कितने के, 290 के। तो देखो x² कितना हो गया, 2x² प्लस 4x + 4 बराबर 290। ठीक है, इसको हम इधर लेके आए तो ये देखो हो गया 2x² प्लस 4x + 4। अब ये आ जाएगा इधर क्या आ जाएगा, -290 बराबर किसके, 0 के। ठीक है। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, देखिए 2x² प्लस 4x। अब यहाँ पे देखिए 290 में से +4 -290 है, -290 से धन 4 क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे, इसको घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखो 290 में से है ना, ये माइनस का है ना, ये प्लस का है, इसको घटाएंगे। 10 में से 4 निकाले कितना बचा, 6, और यहाँ कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 2, कितना आ जाएगा 286। किसमें आएगा, माइनस। यहाँ पे हमारा हो जाएगा -286 बराबर किसके आ जाएगा बेटा, 0। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, 2 है ना, तो 2 कॉमन है, इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेते हैं। यहाँ से देखिए हम 2 को काट दें है ना, बाहर ले लें इसको। तो यहाँ बचा x² और ये 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ बच जाएगा प्लस 2x। यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 2 × 9 2, 2 × 4 8, 2 × 3 6, कितना आ जाएगा -143 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए अब इस 2 का देखो यहाँ पे गुणा है, इधर ले जाके हम भाग देंगे, तब 0 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू x² + 2x -143 बराबर किसके हो जाएगी, 0। अब ये हमारे पास मिल गया हमें एक द्विघात समीकरण है ना। तो द्विघात समीकरण मिल गया तो हम उसके हिसाब से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसी हमें 2 संख्या पता करना है कि जिनका गुणा करने पे कितना है, -143, और उन्हीं को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, देखो 13 और 11 है ना। 13 में से अगर 13 में हम -11 जोड़ेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ये हो सकता है, देखो 13 और गुणे -11 कर दो, हमें मिल जाएगा -143। ठीक है, और इसी जो है 13 में
हम -11 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 13। देखो धन और ऋण मिलके क्या हो जाएगा ऋण 11। अब 13 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो दो संख्या हमें मिल गई है, कौन कौन सी, देखो 13 मिली है और ऋण 11 मिली है। तो ये जो हमारे पास है धन 2x, इसी को हम तोड़ लेते हैं किसमें 13x और ऋण 11x। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, देखो x² प्लस 13x और ऋण 11x और -143 बराबर 0 के। 13x में से 11x निकाल लेंगे कितना बचेगा 2x, एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ से x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 13। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए कॉमन आ जाएगा -11, बचेगा x प्लस 13 बराबर 0, है ना। अब यहाँ देखिए x प्लस 13, x प्लस 13, तो हम कॉमन ले लिया x प्लस 13, मिला हमें क्या x माइनस 11 बराबर किसके 0। अब दोनों की हम 0 से क्या कर लेते हैं तुलना करा लेते हैं। देखो x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर 13 इधर लेके गए धन 13 तो इधर आ जाएगा -13। दूसरा देखिए है x माइनस 11 बराबर क्या है 0, x बराबर -11 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा धन 11। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल रही है x की, एक x बराबर ऋण 13 और दूसरी है x बराबर धन 11। तो कौन सी वैल्यू हम लेते हैं, ये ऋण में है तो इसको हम क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, x बराबर 11 मान के हम चलते हैं। ठीक है। तो पहली हमें विषम धन पूर्णांक कौन मिल गई है 11, तो दूसरी कौन सी आ जाएगी, दूसरी हमने क्या माना था x धन 2। तो देखिए x बराबर कितना है 11 और धन 2, यानी कि x प्लस 2 बराबर कितनी आ जाएगी 13। तो ये दो वैल्यू है ना, दो धन पूर्णांक हमें मिल रहे हैं, कौन कौन से 11 और 13, ये दो मिल जाएगा 11 और 13। यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा हल होगा, है ना। अब दोनों के वर्गों का योगफल, अगर हम इसका 11 का वर्ग निकालें, 11 का वर्ग कितना आ जाएगा, 11 ग्रहियों कितना होता है 121 और 13 ग्रहियों कितना होता है 169। दोनों को जोड़ दे तो 9 1 10 के 0, 6 2 8 1 9 1 1 2 कितना आ गया, दोनों के वर्गों का योगफल कितना आ रहा है 290, एकदम परफेक्ट। ठीक, इस तरीके से हमने जांच भी कर लिया अपने प्रश्न की। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 22 का प्रश्न नंबर 22 का खा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समविभाजित करती है। तो इसमें देखिए क्या है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो इसका सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो ये देखिए, ये मान लेते हैं ये हमारा एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, ये है छोटा वृत्त। दोनों क्या है सकेंद्रीय है, यानी कि उनके केंद्र जो है वो एक है। आप लोग बनाना थोड़ा सा अच्छा से प्रकार की सहायता से, ये इसका केंद्र है। अब यहाँ कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ से हम खींच देते हैं, ये बड़े वृत्त की जीवा ये छोटे वृत्त को क्या करती है, यहाँ से ये स्पर्श करती हुई निकल जाती है। ये कौन सी है ए है और ये बी। इसका केंद्र हम ले लेते हैं क्या है ओ। अब यहाँ से देखिए एक यहाँ पे तो स्पर्श बिंदु पर समविभाजित करती है, यह स्पर्श बिंदु हम मान लेते हैं P, ठीक है। अब यहाँ से देखो O से वृत्त का केंद्र O से OB को मिला देंगे और OA को मिला देंगे, ये। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि स्पर्श बिंदु को समविभाजित करती है, यानी कि AP बराबर PB, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो दिया है वो तो दिया ही है, हमें सिद्ध क्या करना है इसको हम देख लेते हैं। सिद्ध करना है क्या चीज़,
ए पी इज इक्वल टू पी बी। ये हमें सिद्ध करना है, तब ये पता चलेगा कि हाँ इसको क्या करती है, स्पर्श बिंदु से समविभाजित कर सकते है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा दो त्रिभुज बन रहा है। अब ये देखो इस पे लंब है ना? ये समकोण त्रिभुज 90 अंश का यहाँ पे बनाएगा है ना कोण। तो दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, कौन कौन सा, ओ पी ए और दूसरा कौन है, ओ पी बी। अब ये तो हमारी ओ ए और ये ओ बी, ये दोनों क्या है, बराबर है ना। वृत्त से के केंद्र से दूरी जो होती है ये क्या होती है, बराबर होती है। तो हम यहाँ पे अब इसे हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ओ पी ए, यहाँ लेंगे हम त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ओ पी बी। कौन से त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, ये ओ ए बराबर किसके है, ओ बी के। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पी, ये कौन सा है, समकोण है ना, 90 अंश का इधर भी बना रहा है और 90 अंश का इधर भी बना रहा है। तो ये ओ पी ए कोण ओ पी ए ये बराबर किसके होगा, कोण ओ पी बी के। बराबर कितने के है, 90 अंश का है ना, समकोण है। और ये वाली जो भुजा है ये ओ पी, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है ना, दोनों के लिए। तो ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ, कॉमन जिसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिभुज क्या होगा हमारा, इसकी तीन भुजा, दो भुजा और एक कोण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये जो त्रिभुज आएगा हमारा, त्रिभुज ओ पी ए, ये सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ओ पी बी के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज है ओ पी ए और ओ पी बी, ये किससे, देखिए यहाँ के भुजा और एक कोण फिर एक भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा से क्या हो रहा है, सर्वांगसम हो रहा है। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो रहा है तो इसकी ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ए पी बराबर किसके होगा, पी बी। ये हमारा आ जाएगा कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 22 का खा। प्रश्न नंबर 22 का ग। इसमें देखो दिया गया कि चित्र में यदि एल एम पैरेलल किसके है, सी बी के, यानी कि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर किसके है, सी डी हो, तो सिद्ध कीजिए ए एम अपान बी एम इज इक्वल टू ए एन अपान डी एक्स। यहाँ पे देखिए ये चित्र दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या है, इसको हम लिख देते हैं। तो दिया है एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल समांतर सी डी। सिद्ध क्या करना है, ए एम अपान बी एम बराबर ए एन अपान डी एम। ये हमें प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये एल एम है ना, ये समांतर किसके हैं, बी सी के। ये त्रिभुज आपका बन रहा है कि ये ए बी सी है ना, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए सी डी। अब इसकी ये भुजा ये है ना एल एम, ये समांतर किसके है, बी सी के। तो ऐसे क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, थेल्स फॉर्मूला। अगर किसी त्रिभुज की ये भुजाएं अगर बराबर हों तो त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे थेल्स प्रमेय। क्या लगाएंगे बेटा, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो पहले हमारा देखिए त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी में, है ना। ए बी सी में क्या दिया गया है, देखो एल एम, ये समांतर किसके हैं, सी बी के।
ये एल एम, ये समांतर किसके हो रही है, सी बी के। तो हमारी ये जो भुजा होगी ए एम अपान बी एम, ये हो जाएगा कि ए एम अपान बी एम, ये बराबर किसकी होगी, इसकी ये भुजा ए एल अपान एल सी, ये हो जाएगा। ये हमारा आ गया समीकरण एक। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज देखिए कौन है, ए डी सी में। ए डी सी में इसमें देखो क्या है, एल एन, यहाँ पे भी है कि एल एन पैरेलल किसके है, सी डी के है। तो इसकी जो ये भुजा होगी ए एन अपान डी एन, ए एन अपान डी एन बराबर किसके होगी, ए एल अपान एल सी के, ए एल अपान एल सी। ये हमारा आ जाएगा समीकरण। समझ में आ रहा है ना। यही हमारा क्या है, थेल्स प्रमेय। उसके आमने सामने कोई त्रिभुज हो इस तरीके का, अगर यहाँ से आप ऐसे इसको समझ लो, ये जो है, ये मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पे कोई इस तरीके से रेखा जो भुजा ए बी और ए सी को काट रही है ना, ये मान लो है हमारा पी और क्यू। तो ये पी क्यू समांतर अगर बी सी होता है तो इसकी ये भुजा क्या होती है, अनुपातिक होती है, ये भुजा अनुपातिक होती है। ए पी अपान पी बी बराबर क्या होगा, ए क्यू अपान क्यू सी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। अब इसमें एल एम समांतर किसके हैं, बी सी के हैं। तो ए एम अपान एम बी बराबर किसके होगा, ए एल अपान एल सी के। इसी तरीके से अब यहाँ पे त्रिभुज ये देख लो ए डी सी है, इसमें क्या है, ये जो भुजा है एल एन, ये समांतर किसके है, डी सी के। जब ये इसके समांतर है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, अनुपातिक होंगी, यानी कि ए एन अपान डी एन बराबर किसके होगा, ए एल अपान एल सी के। तो इस तरीके से हमारा दो समीकरण बन गया। अब समीकरण एक और समीकरण दो से हमें क्या मिल रहा है, देखिए समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से। अब देखिए ये ए एम अपान बी एम बराबर किसके, ए एल अपान एल सी के है। इसी तरीके से ए एन अपान डी एन बराबर किसके, ए एल अपान एल सी के है ना। तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। जब एक ही चीज के बराबर हो रही है तो ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो समीकरण एक और समीकरण दो से क्या आ जाएगा कि ए एम अपान बी एम बराबर किसके हो जाएंगी, ए एन अपान डी एन के, ए एन अपान डी एन। यही क्या था, हमें प्रूफ करना था। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 22 का गा। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको मेरे पढ़ाने से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।